दोस्तों नमस्कार। कल होली है और होली से पहले ही आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। कमोवेश हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं भेज रहा है और ये शुभकामनाएं देने की स्थिति राजनीतिक दलों में भी है। तमाम नेता भी एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। कल ही कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की होली कहां बीतेगी, घर जाएंगे या जेल जाएंगे, उनकी होली जेल में बीतेगी। लालू यादव को लेकर कहा जा रहा था कि होली से पहले उनके दरवाजे पर सीबीआई आएगी या नहीं आएगी, और देख लीजिए आज दिल्ली में उनकी बेटी के घर पर सीबीआई लालू यादव से घंटों पूछताछ करती रही। और कमोवेश यही स्थिति जेल के भीतर मनीष सिसोदिया के साथ रही। सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अब जेल हो गई और जेल के भीतर ईडी पूछताछ कर रही है। सवाल है कि अगले बरस जब होली आएगी तो विपक्षी दलों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर 2024 से पहले की परिस्थितियों में विपक्ष इस देश में खत्म होते लोकतंत्र को देख रहा है और यह मानकर चल रहा है कि दरअसल चुनाव अब वोटरों के आश्रय नहीं बल्कि सरकार के आश्रय जीते जाते हैं और इस देश की तमाम एजेंसियां जो हैं वो सरकार के लिए ही काम करती है, तो फिर अगले एक बरस में इस देश में क्या क्या होने वाला है। क्योंकि 2024 का चुनाव अगर विपक्ष के लिए जीवन मरण का सवाल है तो बीजेपी के लिए भी यह शायद अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए 2024 में सत्ता पलट गई तो बीजेपी का क्या होगा, आरएसएस का क्या होगा, उन कॉरपोरेट्स का क्या होगा जो सत्ता के साथ खड़े हैं। राजनीतिक तौर पर ये सभी राजनीतिक मुद्दा इस देश के भीतर में बन चुके हैं और विपक्ष के हाथ में जब सत्ता आएगी तो वो लगाम किसकी कैसे खींचेगी यह कोई नहीं जानता है। और अभी जैसे सत्ता विपक्ष की लगाम खींच रही है उसमें 2024 के बाद कौन से हालात होंगे कोई नहीं जानता है। तो 2024 से पहले ही सारा खेल होना है और लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज की। कौन से राजनीतिक दल अगली होली एक दूसरे को बधाई देते हुए खेलने की स्थिति में रहेंगे या कईयों की गिरफ्तारी हो गई होगी, कई जेल में होंगे, कईयों के खिलाफ इस दौर में चार्जशीट दाखिल हो चली होगी, किसकी कौन सी स्थिति होगी। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और अगर 2019 के बाद की परिस्थितियों को देखें तो इस देश में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी फंडिंग जीरो रही। यहां तक कि क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी ने भी जब इनकम टैक्स के दस्तावेजों को भरा तो उसमें पॉलिटिकल फंडिंग जीरो दिखा दी। कोई भी पार्टी बिना संगठन के चलती नहीं है और संगठन के लिए पैसा चाहिए। वहां पर झंडा बैनर चाहिए, एक दफ्तर चलाने वाला चाहिए और उसके आगे अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो समूचे देश के लिए एक बजट चाहिए। तो क्या भारत की राजनीति धीरे धीरे 2024 तक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा हो रही है जहां पर अब वैसे राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे जो होली भी अगले बरस मना नहीं सके? आप कहेंगे ऐसा होता नहीं है। जनता के बीच शिरकत करेंगे, नेता खड़े होंगे तो इस देश के भीतर में जिस भी नेता की राजनीतिक पकड़ है या वह चुनाव जीत सकता है उनकी तादाद कितनी है और अगर वो विपक्ष में है तो कब सत्ता के साथ खड़े होंगे या उनकी अपनी राजनीतिक दल की स्थिति कितनी खस्ता है, जरा आज इसे समझने की जरूरत है। और इसके साथ यह भी समझिए अगर एक तरफ पॉलिटिकल फंडिंग बंद, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है और इन परिस्थितियों में चर्चा यह होने लगे कि अगले बरस किस राजनीतिक दल के किस नेता की होली घर में मनेगी, पार्टी दफ्तर में मनेगी, जेल में मनेगी, हिरासत में मनेगी या कहां मनेगी। और अगला सवाल, अगर वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं तो इस देश के भीतर में कितने राजनीतिक दल हैं जिनके पास आज की तारीख में संगठन को चलाने का भी पैसा नहीं है और जो जुड़े हुए हैं ऐसे राजनीतिक दलों से जिनकी पहचान एक वक्त बड़ी थी, आज की तारीख में हारते हुए नाव पर वह खुद को सवार मानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी और जरूरत और उनकी पहचान
अगर उन राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई है तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प इस दौर में बच नहीं पा रहा है। वो क्या करेगा? हमें लगता है एक एक करके आज हर कच्चे चिट्ठे को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसकी बारीकी को समझिए कि भारत की राजनीति एक ऐसी दिशा में धीरे धीरे जा रही है जहां पर बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज नजर आती थी और वह अपनी मौजूदगी के सहारे अपने संगठन को चलाती थी और संगठन के आसरे राजनीति में हस्तक्षेप करती थी, अब उनकी जरूरत शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था को नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत नहीं होगी क्या? यह सवाल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है और फिर इकोनॉमिक ऑफेंस के तहत ईडी उसको पकड़ लेती है। ये आरोप दर आरोप इस देश के भीतर लगते चले जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाइए तो बच जाइएगा। हम एक दूसरी स्थिति आपके सामने रखते हैं। इस देश के भीतर में ईडी जो अलग अलग केस करती है, उसने जिन केसेस को किया है उसमें फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी हैं। उस एक्ट के तहत कितनों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग टारगेट हैं, यानी जो इकोनॉमिक ऑफेंस करके इस देश को छोड़कर चले गए। किसी भी बैंक वाले से पूछिएगा तो बता देगा कि हमारा इतना कर्ज लेकर यह देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन वह इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज जब कहती है तो एक सिस्टम को भी समझिए। सिस्टम ऐसा बन चुका है इस देश के भीतर में जिसमें कौन क्रिमिनल है और कौन ठीक है, किसकी फाइल पर तेजी से कार्रवाई होनी है, किसे ठंडे बस्ते में डालना है, यह राजनीतिक सत्ता तय करती है और उस सत्ता को जनता चुनती है। जनता के चुनने के दौरान राजनीतिक व्यवस्था जो इससे पहले नजर आती थी वो गायब हो चली है। जैसा राहुल गांधी ने विदेश में जिक्र किया, 2004 में जब राजनीति में आए तो लगा यही कि सबके लिए एक बराबर फील्ड है, हर किसी को राजनीति में जाना है तो फिर जनता के पास जाए, वोट मांगे। लेकिन नई परिस्थितियों में हर परिस्थिति बंधक बना ली गई राजनीतिक तौर पर। उस दिशा में अभी थोड़ी देर के लिए ना जाइए। देश के भीतर होली के माहौल में अगले बरस की होली तक की परिस्थितियों का जिक्र जरा कर देते हैं। फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के तहत सरकार का आंकड़ा बताता है कि लगभग इसमें 14 लोगों का जिक्र है। उन 14 में से जो डिक्लेयर किए गए वो 9 ही लोग हैं। आप कहेंगे 9 ही है, हम तुरंत बता देते हैं, माल्या भी है, नीरव मोदी भी है, मेहुल चौकसी भी है, अलग अलग नाम लेना शुरू कर दीजिए, उसमें आपके झटके में नाम आ जाएंगे। फिर कहेंगे बैंकों की लिस्ट देख लीजिए, कितने इकोनॉमिक ऑफेंड करके भाग गए, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो अमाउंट की जानकारी दी गई जिन प्रॉपर्टीज की, उसकी कुल संख्या बताई गई 433 करोड़। यह इस देश की एजेंसी का एक चेहरा है जो आपके सामने रखने की जरूरत है। दूसरी बात, इस दौर में जो ईडी, आईटी, सीबीआई उसने जो केसेस ले लिए जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, एक राज्य उसमें जोड़ दीजिए जहां बीजेपी की सत्ता, वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ बन गई, उसमें कर्नाटक आता है। लेकिन उसके अलावे कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन राज्यों में 2019 के बाद पॉलिटिकली तौर पर जो इफेक्टेड हो रहे थे, यहां पर जो ईडी, सीबीआई, आईटी ने जिनको गिरफ्त में लिया, जिन पर छापे मारे, जितने मामले बने, उन मामलों की तादाद थी 2109। 2022 के मार्च तक का यह आंकड़ा हम आपको बतला रहे हैं। इसमें से 417 सीधे सीधे पॉलिटिकल नेताओं को इफेक्ट कर रहे थे। 1290 मामले सीधे सीधे राजनीतिक दलों की मदद करने वालों के साथ जुड़े थे और इन मदद करने वालों के साथ जो उसके निचले स्तर पर लोग आते हैं उनकी संख्या थी 402। यानी कुल मिलाइएगा तो ये 2109 मामले पॉलिटिकली तौर पर 2019 के जीतने के बाद सीबीआई, आईटी और ईडी की कार्रवाई के तहत दायरे में लिए गए। 2022 के साल में और अभी तक की परिस्थिति में 1640 मामले हैं। इसमें से 512 पॉलिटिशियंस को दायरे में लेते हैं, 914 उन पॉलिटिशियंस की मदद करने के दायरे में आते हैं और 214 उस मदद के बाद की सेकंड लाइन है। यानी टोटल 1426 सीधे तौर पर और 214 अलग से, यानी 1640 मामले। इसका एक दृष्टि और समझिए। मान लीजिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ ईडी कर रही है इस वक्त,
तो सीबीआई ने अपने तौर पर कितनी जगहों पर इस दौर में छापा मारा, अगर 2021 से प्रक्रिया को समझें तो देश के 10 राज्यों में छापे मारे गए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जो कि शराब नीति की बात जिक्र हो रहा है। दिल्ली में छापा पड़ा, हरियाणा में पड़ा, उत्तर प्रदेश में पड़ा, तेलंगाना में पड़ा, आंध्र में पड़ा, पंजाब में पड़ा, कर्नाटक में पड़ा, बंगाल में पड़ा, राजस्थान में पड़ा, केरल में पड़ा। यह पहली लाइन है, एक मामले को लेकर इतने छापे। उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई की गिरफ्त में जेल चले गए तो वहां ईडी का दायरा शुरू हो गया। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या आम आदमी पार्टी भी नहीं लंबा चलेगी, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये भी अस्त हो जाएगी? यह सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आर्थिक परिस्थितियां तभी जुड़ती है जब आप सत्ता में रहे, और आम आदमी पार्टी के पास तो पंजाब भी है, तो उसका पैसा उसको आ रहा है, फंडिंग हो रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी कुछ आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी का आप जिक्र करेंगे, सारी परिस्थितियां धूमिल लगने लगेगी, और इस देश के भीतर में लगभग ऐसे 22 रीजनल फोर्सेस है जिनका महत्व राजनीतिक तौर पर रहा। उनको जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए जो निकल कर आया 2021-22 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, कल्पना कीजिए उनको पॉलिटिकल फंडिंग जीरो रही। आप कहेंगे जीरो भी रहती है? जी, 2021-22 में जीरो में सीपीआई भी आती है और मायावती की बीएसपी भी आती है, इसको भी जीरो ही मिला। ये नेशनल पार्टी है। रीजनल फोर्सेस में आइएगा तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको जीरो अंक के साथ नजर आएगी, और किसी को कुछ लाख मिल गए, किसी को एक आध करोड़ मिल गए, इससे ज्यादा किसी की तकदीर लिखी हुई नहीं थी जो इनकम टैक्स के सामने इन्होंने भरा दस्तावेज। एक और सवाल था इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी। इन दोनों के आंकड़ों को जरा समझिए, तब आप समझ पाएंगे पैसा नहीं है, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों की लिस्ट जो निकाली गई उसमें बताया गया 2024 से 2022 में के बीच में 121 पॉलिटिशियन को घेरा ईडी ने, जो उनकी फाइल और चार्जशीट तैयार करके बैठी हुई है। उसमें से 115 विपक्षी नेता हैं। सीबीआई ने 124 पॉलिटिशियन को घेरा, उसमें 118 विपक्षी नेता हैं, यानी 95% जो हैं वो विपक्ष के ही लोग हैं। तो कोई भी सवाल करेगा, भाई चुनाव जीत नहीं पा रहे हो, गिरफ्तारी हो जाती है आपके साथ खड़े होने पर, कोई फंडिंग करते हैं तो छापा पड़ जाता है हमारे यहां, और आपके तो खुद भी चार्जेस लगने लगे हैं, तो अब आपकी राजनीतिक दल का क्या फायदा? राजनीति का मतलब तो था कि कुछ कमाए, और उस कमाई के बाद हम जब आपको कुछ दें तो उसका रिटर्न मिल जाए, लेकिन वो रास्ते बंद हो गए। तो अब आप कैसे बचेंगे? अब इसके भीतर में आइए, और आइए जानना चाहिए कि इस देश के भीतर में सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि इसकी तादाद जो है ये 9,208 करोड़ तक का बताया गया मार्च का। हालांकि उसके बाद 1,000 करोड़ और इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए जा चुके हैं जो 2022 के दिसंबर तक आए। लेकिन एक क्षण के लिए जो डाटा सरकार ने जारी किया, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए निकल कर आया, 9,208 करोड़ में से 5,270 करोड़ बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 964 करोड़, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सत्ता में है, उसके खाते में 767 करोड़। इन तीनों को मिला दीजिएगा तो 9,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ तो यही हो गए, बाकी बचे 2,000 करोड़, जिसके दायरे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एनसीपी का जिक्र कीजिए, आम आदमी पार्टी का जिक्र कीजिए, शिवसेना का जिक्र कीजिए, आरजेडी का कीजिए, जेडीयू का कीजिए, लेफ्ट का कीजिए, डीएमके का कीजिए, एआईडीएमके का कीजिए, समाजवादी पार्टी कीजिए, बीएसपी कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कीजिए, पीडीपी कीजिए, जो करना है करते चले जाइए, लेकिन अधिकतर के खाते इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जीरो। और अगर एक क्षण के लिए आप साल दर साल देखना चाहते हैं तो 2022 में बीजेपी को मिलते हैं 1,033 करोड़। तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन में शामिल थी, इलेक्शन जीत कर आई तो उसको मिले 528 करोड़। कांग्रेस कहीं चुनाव नहीं जीतती है तो 253 करोड़। यह टॉप के 3 हैं, और इन टॉप के तीनों का हमने आपसे जिक्र किया। और बरस दर बरस अगर आप देखते चले जाइएगा तो टीएमसी को इस बार तो 528 करोड़ मिल गए, पिछली बार कितने मिले थे? सिर्फ 42 करोड़। उससे पहले 100 करोड़, उससे पहले 97 करोड़। कांग्रेस को पिछले बरस कितने मिले थे, यानी 2021 में? सिर्फ 10 करोड़। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स की स्थिति हम आपके सामने लेकर आते हैं, जो ये बताते हैं इलेक्शन कमीशन को, और टैक्स के हिसाब से जो जानकारी दी जाती है कि हमने कितना किस रूप में खर्च किया और कितना पैसा आया।
बीजेपी ने 2021-22 को लेकर जो भरा, यानी 22 के मार्च तक की यह स्थिति, अब तो 23 का इनकम टैक्स अब भरा जाएगा तो जानकारी उसके बाद आएगी। बीजेपी कहती है 614 करोड़ 92 लाख रुपए हमारे पास जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई और जो पैसा आया वो बीजेपी ने इतना बताया। इसके बाद सोचिए 614 करोड़ 52 लाख रुपए बीजेपी बता रही है, कांग्रेस कितना बता रही है जो दूसरे नंबर की पार्टी है? 95 करोड़। टीएमसी तीसरे नंबर पर है, जी नहीं, एनसीपी तीसरे नंबर पर है, यहां पर उसने बताया 57 करोड़। और चौथे नंबर पर आती है टीएमसी जिसने बताया 43 लाख। अब आप समझना शुरू कीजिए ये लाख का किस्सा और स्थिति जो बिगड़ती है करोड़ के किस्से में, उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा होगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ दिखाती है, जनता दल यूनाइटेड यह भी लगभग 33 करोड़ दिखलाती है, आम आदमी पार्टी लगभग 38 करोड़ दिखाती है। टीडीपी का एक वक्त सोचिए क्या वर्धस्त हुआ करता था, उसके पास पैसे आते हैं साल भर में 62 लाख। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आते हैं 1 लाख, उससे ज्यादा तो आंसू के पास आ जाते हैं जो बीजेपी के साथ खड़ी है। अब आप कहिएगा स्टेट में है नहीं और बीजेपी के साथ खड़ी है, उसके पास 13 लाख आ जाते हैं। जनता दल सेकुलर के पास आते हैं 1 करोड़ रुपया। ऑल इंडिया मुस्लिम एमआईएम उसके पास आते हैं लगभग 1 करोड़ 56 लाख। नेशनल कॉन्फ्रेंस 0 है, पीडीपी 80,000 है, अकाली दल 13 करोड़ है। हम इस परिस्थिति का और आरजेडी का जिक्र भी करना चाहिए। आरजेडी ने 2021-22 के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन 20-21 में उसने कहा था 11 करोड़। वो सत्ता में आ गई थी तो 11 करोड़ फंडिंग हो गई। उसके ठीक पहले आइएगा तो 6 करोड़ था, उससे ठीक पहले के साल आइएगा तो 1 करोड़ 18 लाख था, उससे पहले आइएगा तो 1 करोड़ 16 लाख था, उससे पहले यानी 2016-17 में आइएगा तो 79 लाख था। पैसा है नहीं, चार्जेस लगे हुए हैं ईडी और सीबीआई के। राजनीतिक तौर पर आपको कैसे खड़ा होना है आप नहीं जानते हैं, और इन सब के बीच राजनीति सबको हड़पने को तैयार है। अब यहां पर एक फार्मूला काम करता है जो बीजेपी का फार्मूला है और तमाम विपक्ष को खत्म करने की स्थिति में क्यों आ गया है। 5-6 फार्मूले काम करते हैं, उसमें एक फार्मूला तो सबने बतला दिया कि दरअसल केंद्रीय सरकार जो है वो जांच एजेंसी जो सेंट्रल की है वो सीबीआई ईडी आईटी है, उसका इस्तेमाल करती है, आप जान गए। उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला दूंगा कि नीति आ गई, बुलडोजर चलने लगा, यानी कानून धरा का धरा रह गया, नई परिस्थिति निकल कर आ गई। असम एफआईआर लॉन्च कीजिए, पुलिस भेजिए, किसी को भी यहां पकड़कर ले आइए। यह अपने अपने तरीके की नई नई परिभाषाएं थी। कर्नाटक में 40% कमीशन है हर चीज को लेकर। नेता के घर से करोड़ों रुपए पकड़ में आते हैं और वहां जाकर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं हम करप्ट नहीं है, दूसरे करप्ट है। सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन फार्मूले क्लियर हैं। महाराष्ट्र का प्रयोग, उसमें एकनाथ सिल्वे को शिवसेना ही सौंप दी गई, यानी 54 में से 40-50 सांसद अगर एक तरफ भी चले जाएं तो क्या सांसदों को पूरी पार्टी दी जा सकती है? गजब की परिस्थिति है इस दौर में, जो अलग अलग फार्मूले, और इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए मध्य प्रदेश का जिक्र कीजिए, कर्नाटक का जिक्र कीजिए, गोवा का जिक्र कीजिए, उत्तराखंड का जिक्र कीजिए, कई राज्यों का आप जिक्र कर लीजिए। यानी फार्मूला एक तरफ ऐसा है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं और तानाशाही के मिजाज में यह देश चल पड़ा है और ये अगर 2024 में और ताकत से जीतते हैं तो मैसेज क्या है? इस तानाशाही को लोग पसंद करते हैं, और जो तमाम विपक्ष की कतार में खड़े हुए नेता हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके प्रति किसी को मोह माया नहीं है। पहला संदेश तो यही है। दूसरा संदेश क्या है? इस देश के भीतर में शेयर बाजार का कितना बड़ा भी स्कैम हो जाए, अगर वो साथ खड़ा है तो कोई जांच नहीं होगी। बड़ा क्लियर मैसेज है। अगर इस देश के भीतर में कोई पॉलिटिकल थ्रेट के तौर पर है तो उसके खिलाफ मामले बने या उसकी पॉलिटिकल तौर पे पूछताछ की शुरुआत हो और राजनीतिक तौर पर उसका प्रभाव कैसे कम किया जाए और इंटरप्रिटेशन मीडिया कैसे बनाए, इस दिशा का एक फार्मूला काम करता है। और अगर सरकार भी दूसरे की बन जाए तो उस फार्मूले में भी सरकार को खरीदने की स्थिति भी है। ये सारे फार्मूले तो चल रहे हैं, लेकिन 2024 के बाद भी ऐसा होगा क्या? लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि 2024 इसलिए एक बेहतरीन साल है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, या जिस डेमोक्रेसी को तानाशाही या ऑटोक्रेसी कहने से विपक्ष
घबरा नहीं रहा है और कतरा नहीं रहा है और पत्र भी अब लिख रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है 2024 में अगर हारे तो 2029 देख पाना मुश्किल है। और 2024 में खड़े होने की जो स्थिति में है उसके लिए जेल है, गिरफ्तारी है, पॉलिटिकल फंडिंग बंद है, उसके इर्द गिर्द के दायरे को शिकंजे में कसने की परिस्थितियां हैं, क्योंकि भारत के भीतर में दो तरह के नए कैडर सत्ता ने खड़े किए हैं। इस बात को विपक्ष समझ भी रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह कैडर नॉन पॉलिटिकल है, यानी 5 किलो फ्री में अनाज, ये एक लिहाज से सत्ता का कैडर है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का पैसा, वो किसान सम्मान निधि के हो या दूसरे माध्यम से हो, ये एक नया कैडर है। जो पेंशन जिनको मिलता है वह एक नया कैडर है। इस देश के भीतर में जो भी राजनीतिक तौर पर ऐलान होती है पॉलिसीज का, वो जब इंप्लीमेंट होती है राजनीतिक दल के जरिए, यानी ये मैटर गायब हो जाए कि भाई इस देश की संपत्ति है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, उसी पैसे से तो सुप्रीम कोर्ट भी चलता है और इलेक्शन कमीशन भी चलता है, सीबीआई भी चलती है और ईडी भी चलता है, और जो दिया जाता है पैसा वह भी तो इस देश का ही पैसा है। तो जनता का ही पैसा जनता को लौटाने की परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल अगर ये कहे ये हमारा पैसा हम आपको दे रहे हैं, और ऐसी मनस्थिति तैयार हो जाए, तो फिर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई नॉन पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल है, इसको लेकर कोई बहस और जिरा होनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसे परसेप्शन के आश्रय 2024 के चुनाव तक की स्थिति में देश आकर खड़ा हो रहा है, तो आखिरी और बड़ा सवाल तो हर जहन में बार बार यही आएगा कि एक लंबी कतार है इस देश के भीतर में, जम्मू कश्मीर से लेकर के, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, पीएमके हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो, डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी हो, या फॉरवर्ड ब्लॉक हो, केरल कांग्रेस हो, गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेते चले जाइए। इनकी जरूरत क्या है? कोई भी सवाल उठा देगा। और इनकी जरूरत अगर राजनीतिक तौर पर इनकी अपनी राजनीतिक जमीन पर ना रहे और पैरेलल में एक बड़ी फोर्स आकर खड़ी हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो कौन होली कैसे मनाएगा 2024 की? ये सवाल 2023 की होली के वक्त कहीं बड़ा इसलिए है क्योंकि आज तो शुभकामनाएं दे दीजिए, कल होली है, हमने भी आपको दे दी, कल होली है, लेकिन 2024 के चुनाव के वक्त, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होली के वक्त ही नोटिफिकेशन जारी होगा। और उससे पहले अगर मौजूदा सत्ता के लिए यह स्थिति जिंदगी और मरण की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रही है, उसके अपने राजनीतिक अस्तित्व और विचारधारा की सोच के साथ खड़ी हो रही है, तो उसके लिए भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह चुनाव है। सवाल है जनता की होली, सवाल है जनता की भागीदारी, सवाल है इस दौर में जनता का नजरिया क्या है। यह वो परसेप्शन है जो अलग अलग माध्यमों से बनता है, और अगर उन तमाम माध्यमों पर कब्जा हो चुका है तो इस देश के विपक्ष के पास एक ही रास्ता है, उसे जनता के साथ खुद को घुल मिला लेना होगा, जहां पॉलिटिकल पार्टी और जनता के बीच का अंतर मिट जाए। लेकिन इसके लिए बहुत नैतिक बल चाहिए। यह नैतिक बल अगर विपक्ष के नेताओं में है तो फिर वो जनता में तब्दील हो जाए, अन्यथा अगली होली मुश्किल भरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।